नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं लेके आया हूँ 12th क्लास का पहला चैप्टर पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोइंग प्लांट। आप दुनिया के किसी भी बोर्ड यानी भारत के किसी भी बोर्ड के अंदर हैं, चाहे आप राजस्थान बोर्ड के अंदर हैं, चाहे आप यूपी बोर्ड के अंदर हैं, चाहे आप नीट की तैयारी करते हैं, किसी की भी प्रिपरेशन करते हैं, एनसीईआरटी आपके सिलेबस में है, तो लगभग बोर्ड के अंदर इसके अंदर से 2 से 3 क्वेश्चन आपको बोर्ड के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर बात करें अपन दूसरे नीट वगैरह की, तो नीट में भी इसी चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आपको नीट में भी देखने को मिलते हैं और बेहद आसान पार्ट है, बेहद इजी पार्ट है, जिसके अंदर आप आराम से जो 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं उसको आसानी तरीके से या आसान तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। शुरू करते हैं। अब अपन बात करें, पार्ट का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो पहले रिप्रोडक्शन क्या होता है, जनन क्या होता है, इसके बारे में जानना जरूरी है। अगर बात करूं मैं जनन की, तो आप 11th क्लास के अंदर जो पढ़ के आए, उसके बाद आपकी 12th क्लास शुरू होती है, तो पहला ही जो इकाई है वो इकाई आपकी जनन है, रिप्रोडक्शन है। तो अगर मैं बात करूं जनन की, तो किसे कहते हैं जनन? पहली बात कि सभी सजीव इस पृथ्वी पर अस्तित्व बनाए रखने के लिए, जीवित रहने मतलब एक लंबे समय तक अपने आप को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? जनन करते हैं। तो पहली बात, जनन किसे कहते हैं? अपने समान संतान उत्पन्न करना। क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। वही बात क्लियर कि अपने समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। क्यों किया जाता है जनन? पीढ़ी दर पीढ़ी अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपन सभी सजीव क्या करते हैं, चाहे वो एक कोशिकीय हो, चाहे वो बहुकोशिकीय हो, सारे के सारे क्या करते हैं? जनन करते हैं। अब मैं बात करूं जनन के प्रकार की, तो कितने प्रकार से जनन होता है? तो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। पहला है लैंगिक जनन, जिसको अपन कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है अलैंगिक जनन, जिसको बोला जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और क्या होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? पहली बात, लैंगिक जनन के अंदर जनक कितने होंगे? जनक का मतलब पेरेंट्स कितने होंगे? 2 होंगे। कितने होंगे? 2। कौन कौन होगा? एक तो होगा नर और दूसरी होगी मादा। नर से क्या बनेगा? नर युग्मक। और मादा से क्या बनेगा? मादा युग्मक या फीमेल गैमेट्स। नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक। इन दोनों का आपस में क्या होगा? संलयन होगा या निषेचन होगा। और आगे चलकर क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा, और यह भ्रूण विकसित होकर क्या बन जाएगा? संतान बन जाएगा। दूसरा है अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसके अंदर जनक कितने होते हैं? एक। कितने होते हैं? एक। अब लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान? पहली बात, लैंगिक जनन के फायदे क्या? इसमें 2 जनक भाग लेते हैं तो 2 लोगों के लक्षण आते हैं। इसके कारण धीरे धीरे विविधताएं उत्पन्न होती हैं। जो जीव होता है वो प्रकृति के अंदर प्रकृति के अनुरूप अपने नए लक्षण पैदा करता है। अलैंगिक जनन के अंदर जनक एक ही होता है, इसीलिए इसके अंदर वही लक्षण वापस रिपीट होते रहते हैं। उन्हीं लक्षणों के रिपीट होने के कारण इनके अंदर जैव विविधताएं कम पाई जाती हैं। दूसरी बात है
कि एक ही जीव के लक्षण रिपीट होते जाएंगे, नए लक्षण नहीं आएंगे प्रकृति के हिसाब से, तो इन जीवों के अंदर खतरा अधिक होता है। जबकि लैंगिक जनन के अंदर नए लक्षण आते हैं। एक होता है नर, दूसरी होती है मादा। नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक, निषेचन होगा, भ्रूण बनेगा और संतान बन जाएगी। आई बात समझ में कि सबसे पहले जनन किसे कहते हैं? अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। जनन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अपने इस चैप्टर पे आते हैं। आपका पहला जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसके अंदर आपको पढ़ना क्या? पहला पार्ट है परिचय, दूसरा है पुष्प, तीसरा है निषेचन पूर्व घटनाएं एवं संरचनाएं। उसके अंदर आपको क्या पढ़ना है? पुमंग, जायांग और परागकण। पुमंग, जायांग और परागकण। दूसरा फिर हो गया निषेचन। निषेचन के बाद क्या होगा? निषेचन पश्च से संरचनाएं एवं घटनाएं, जिसके अंदर आपको भ्रूण पोष का परिवर्तन पढ़ना है। उसके अलावा द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्तन कैसे होता है पढ़ना है। एक बीजपत्री भ्रूण का परिवर्तन कैसे होता है और बीज कैसे बनता है, वह फल कैसे बनता है, फल के कितने प्रकार होते हैं, बीज के कितने प्रकार होते हैं। अंतिम में आप इस चैप्टर में क्या पढ़ोगे? असंजनन, अनिषेक फलन और बहुभ्रूणता। ये तीनों अलैंगिक जनन जैसे ही होते हैं, पर ये कुछ लक्षण इसमें लैंगिक जनन के होते हैं। ठीक है, अब बात करें सर्वप्रथम पुष्प कैसे बना। आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा था कि सर्वप्रथम पादप कौन से थे पृथ्वी पर? थैलोफाइटा। कौन से थे? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के अंदर किसको रखा जाता है? शैवाल। दूसरे कौन से आए? ब्रायोफाइटा। कौन से आए? ब्रायोफाइटा। तीसरे कौन से थे? टेरिडोफाइटा। अब हुआ क्या था? इन तीनों के अंदर न तो क्या था? पुष्प अनुपस्थित, बीज भी अनुपस्थित। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे पादपों के अंदर विकास हुआ कि सर्वप्रथम थैलोफाइटा शैवाल जैसे थे, थैले के जैसा उनका आकार था, इसीलिए इसको थैलोफाइटा कहते हैं। एक कोशिकीय होते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फलाना फलाना फलाना। उसके बाद इनके अंदर बीज और पुष्प दोनों नहीं थे। उसके बाद आए आपके अनावर्त बीजी। उसके बाद कौन आए? अनावर्त बीजी। अनावर्त बीजी के अंदर पुष्प अनुपस्थित और बीज उपस्थित। उसके बाद कौन से पादप आए? आवृत बीजी। आवृत बीजी के अंदर पुष्प उपस्थित, बीज भी उपस्थित। अब आपके दिमाग के अंदर यह आया होगा कि इन पादपों के अंदर बीज और पुष्प आया तो आया कहां से? तो हुआ क्या था कि विकास के कारण पादपों के अंदर, आवर्त बीजी के अंदर जो पर्व संधियां थी, पर्व संधियां थी, इनके मध्य जो अवकाश था या गैप था वो धीरे धीरे क्या हुआ? कम हो गया। पर्व संधियां धीरे धीरे पास आने लगी और पर्व संधियों के ऊपर जो पर्व पाए जाते थे, जिसको अपन पर्ण भी कह सकते हैं, वो पुष्प अंगों के रूप में विकसित हो गए।
पुष्प अंगों के रूप में विकसित होगी। अब हुआ क्या, पर्व संध्या धीरे धीरे नजदीक आई और उसके ऊपर पाई जाने वाली पर्व है वो धीरे धीरे आगे चलकर पुष्प के जो अंग होते हैं उनके रूप में बन गए। अब एक बात नोट लगा के लिख लो, क्या मैं कह सकता हूं कि पुष्प का निर्माण किससे हुआ था? तने से हुआ था। तो इसीलिए पुष्प क्या है? एक रूपांतरित तने का भाग है या एक रूपांतरित पर्रो या मॉडिफाइड शूट। यहां तक बात समझ में आई कि सर्वप्रथम जो पुष्प बना तो बना कैसे? तो जो आवर्त बीजी पादप थे उनके अंदर पुष्प कहां से आया? तो पर्व संध्या धीरे धीरे पास आने लगी और पर्व संधियों के ऊपर पाए जाने वाले पर्ण है या पर्व है वो आगे पुष्प के अंगों के रूप में दल, बाह्यदल, पुंकेसर और स्त्री केसर के रूप में विकसित हो गए। और इस आधार पे मैं कह सकता हूं कि पुष्प एक रूपांतरित पर्व या तना है। चलो भाई, अब पहले तो मैंने बता दिया कि पहले पादपों के अंदर सर्वप्रथम पुष्प आएगा। वर्तमान में पुष्प कैसे बनता है? तो कोई सा भी पादप होता है उसके शीर्ष पर पाई जाती है कायिक पर्रो, और पादपों के अंदर जब पुष्पन की ऋतु होती है उस समय पादपों के अंदर एक हार्मोन स्त्रावित होता है जिसका नाम होता है फ्लोरिजेन हार्मोन। ये फ्लोरिजेन हार्मोन क्या करता है? कायिक पर्रो को किसमें कन्वर्ट कर देता है? पुष्पीय आदक या फ्लोरल प्राइमोर्डियम। और यही फ्लोरल प्राइमोर्डियम आगे किसमें डेवलप हो जाता है? पुष्प के अंदर। अब पुष्प के कार्य क्या है? तो पुष्प का सबसे महत्वपूर्ण कार्य देखा जाए तो ये क्या है? जनन स्थल है। क्या है? जनन स्थल है। इसके साथ साथ और इसके क्या क्या कार्य हो सकते हैं? तो इसको खुशी व्यक्त करने में, प्यार व्यक्त करने में, दुख व्यक्त करने में, सौंदर्य में और सजावट में, इन सभी रूपों में पुष्प को उपयोग में लिया जाता है। लेकिन मुख्य पुष्प का कार्य क्या होता है? जनन स्थल है। क्या है? पादपों का जनन स्थल। उसके बाद फ्लोरिकल्चर। अब क्या हुआ? पुष्प के आप देख रहे हैं इतने सारे महत्व है, इसीलिए लोगों ने पुष्प की खेती करनी शुरू कर दी। और उसको क्या कहलाता है? उसको क्या कहते हैं अपन? फ्लोरिकल्चर। तो पुष्प की खेती करना क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर या पुष्प कृषि कहलाता है। पुष्पों की खेती करना क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर या पुष्प कृषि कहलाता है। अब पुष्प की संरचना, पुष्प के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं? तो पुष्प के अंदर मुख्य, अगर अपन पुष्प के सबसे निचले हिस्से से शुरू करें तो सबसे प्रथम पाया जाता है पुष्प वृंत। उसके बाद पाया जाता है पुष्पासन। उसके बाद पाए जाते हैं सहपत्र। कईयों में सहपत्र उपस्थित होते हैं, कईयों में नहीं होते। ठीक है। अब पुष्प को मैं कितने भागों में डिवाइड कर सकता हूं? 2 भागों में। पुष्प को 2 भागों में। पहले तो ऐसे होते हैं जो सहायता करते हैं, क्या कहलाते हैं? सहायक। दूसरे ऐसे हैं जो मुख्य भूमिका निभाते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? आवश्यक। सहायक के अंदर आपका कौन सा आता है? पहले तो है बाह्य दल पुंज, दूसरे हैं दल पुंज। ठीक है। आवश्यक के अंदर कौन कौन से आते हैं? पहला तो हो गया आपका पुमंग, दूसरा हो गया आपका जायान। ठीक है। दल पुंज की एक इकाई को, बाह्य दल पुंज की एक इकाई को बोला जाता है बाह्य दल। दल की
ये जल पुंज हो गया, सॉरी 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 सॉरी, बाह्य दल पुंज और उसके बाद दल पुंज। दल पुंज की एक इकाई को क्या बोला जाता है? दल या पंखुड़ी। ठीक है, पुमंग की एक इकाई को क्या बोला जाता है? पुंकेसर। स्त्री केसर की सॉरी जायांग की एक इकाई को क्या बोला जाता है? स्त्री केसर। क्या बोला जाता है? स्त्री केसर। ठीक है, सबसे पहले होते हैं बाह्य दल। कैसे होते हैं? हरे रंग के होते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। पुष्प जब कलिका अवस्था में होता है तो ये उसको ऊपर कवर करके रखते हैं, सुरक्षा करते हैं। पहले हरे सुरक्षा करते हैं और क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। क्योंकि आपको पता है कोई भी पादप की पत्ती हरी है तो उसके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करके भोजन का निर्माण करता है। ठीक है, तो बाह्य दल हरे रंग के होते हैं, सुरक्षा करते हैं, भोजन बनाने का भी कार्य करते हैं। दल पुंज की एक इकाई को बोला जाता है दल या पंखुड़ी, और ये कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। कार्य क्या हो गया इनका? ये पराग कार्यों को आकर्षित करते हैं। क्या होते हैं परागकारी? अपन आगे पढ़ेंगे कि पुष्प होता है, पुष्प के ऊपर बनते हैं पराग कण। उन पराग कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करते हैं। कीट होगी, वायु होगी, जल होगी। तो मुख्यतः कीटों को जो आकर्षित करने का कार्य कौन करता है? दल करता है, क्योंकि ये हरे रंग के होते हैं। पुंकेसर की पुमंग की एक इकाई को बोला जाता है पुंकेसर, और पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? 2। पहला होता है सर्वप्रथम ऊपर पाया जाता है जिसको बोला जाता है पराग कोश, और एक पतला लंबा डंठल नुमा भाग क्या कहलाता है? पूतंतु। ऐसे ही स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। सबसे ऊपर पाया जाती है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। उसके बाद एक लंबा पतला भाग कहलाता है वर्तिका, और तीसरा होता है सोडा फूला हुआ भाग अंडाशय। ठीक है, कि पुमंग की एक इकाई को पुंकेसर, उसके ऊपर 2 भाग पाए जाते हैं, एक तो होता है परागकोश, दूसरा है पूतंतु। जायांग की एक इकाई को बोला जाता है स्त्री केसर, इसके 3 भाग होते हैं। सर्वप्रथम ऊपर छोड़ा मंस जैसा भाग होता है जो परागकणों को मंस देता है, उसको बोला जाता है वर्तिकाग्र, और लंबा पतला नलिकाकार भाग जो पराग नली के रास्ता प्रदान करता है उसको बोला जाता है वर्तिका, और नीचे सोडा फूला हुआ भाग पाया जाता है जिसको बोला जाता है अंडाशय। अंडाशय के अंदर पाया जाता है बीजांड, और यही बीजांड आगे चलकर बीज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? बीज का। ठीक है, ये है पुष्प। पुष्प का सबसे निचला भाग जो एक लंबा भाग है और इस टहनी के साथ जोड़े रखने का कार्य करता है, जिसको बोला जाता है पुष्पवृंत। क्या बोला जाता है? पुष्पवृंत। अब पुष्प के 4 चक्र होते हैं, 2 आवश्यक 2 सहायक, उन सभी को धारण करने का कार्य करता है पुष्पासन। जिस प्रकार से राजा जहां बैठता है उसको बोला जाता है राज सिंहासन, वैसे ही पुष्प जहां उसके चारों चक्र पाए जाते हैं उसको बोला जाता है पुष्पासन। पुष्पासन के ऊपर आपको हरे हरे रंग के भाग दिखाई देते हैं जिनको बोला जाता है बाह्य दल। और ये बाह्य दल मैंने अभी बताया था, पहली बात तो सुरक्षा करेंगे, दूसरी बात भोजन निर्माण करेंगे, तीसरी बात कि ये हरे रंग के होते हैं। ठीक है, उसके बाद पाई जाती है दल जिसको अपन पंखुड़ी कहते हैं। ये रंगीन प्रकार की होती हैं, लाल हो सकती है, पीली हो सकती है, सफेद हो सकती है, और ये क्या करती हैं? पराग कार्यों को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करते हैं। उसके बाद पाया जाता है पुंकेसर, और पुंकेसर के मैंने अभी बताया 2 भाग। जो सबसे ऊपर पाया जाता है उसको बोला जाता है पराग कोश, और इसी के अंदर किसका निर्माण होता है? पराग कणों का निर्माण होता है। और जो एक लंबा पतला नलिकाकार भाग क्या कहलाता है? पूतंतु या फिलामेंट। पूतंतु या फिलामेंट कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही स्त्री केसर पाई जाती है। स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग जो छोड़ा और फूला हुआ होता है जिसको बोला जाता है वर्तिकाग्र या स्टिग्मा।
और उससे नीचे ये लंबा नलिकाकार भाग कहलाता है वर्तिका। अब इसको याद रखने, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है स्टाइल। कैसे याद किया जा सकता है कि जो स्त्री केसर है मादा है कि नर है? मादा है, ठीक है। अगर आप किसी मादाओं को कुछ कहें कि ये काम करो या वो काम करो तो स्टाइल कहां से मारती है? ऐसे करते मेरे से नहीं होगा। ऐसी स्टाइल कहां से मारती है? गर्दन से। तो ये क्या है? स्त्री केसर की गर्दन है, वर्तिकाग्र है, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है स्टाइल। और इसके नीचे सौड़ा फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है, ठीक है। पुष्प के बारे में आपको समझ में आ गया। अब सबसे पहले पुष्प की सबसे पहली संरचना होती है जिसको बोला जाता है नर जनन भाग या पुमंग या एंड्रोशियम। अब पुमंग क्या होता है? नर के अंदर पाए जाते हैं, पुष्प के अंदर पाया जाता है नर भाग। नर भाग को अपन कितने भागों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं? 2 भागों में। पहला तो होता है पुतंतु, दूसरा होता है परागकोश। देखो ये एनसीईआरटी का चित्र है, इसके अंदर ये लंबा आपको जो डंठल नुमा भाग दिखाई दे रहा है यहां से लेके यहां तक, ये क्या है? पुतंतु है। तो अपन कह सकते हैं कैसा भाग है? पतला भाग है। कैसा भाग है? पतला भाग। दूसरा ये क्या करता है? इस परागकोश को पुष्प के साथ जोड़ने का कार्य करता है। पतला भाग है, लंबा भाग है और नलिका जैसा है। कैसा है? नलिका जैसा। तीसरा है ये, इसका कार्य क्या हो गया? ये परागकोश को पुष्पासन के साथ जोड़ता है। परागकोश को पुष्पासन के साथ जोड़ता है। और जहां पर पुतंतु और परागकोश आपस में जुड़ते हैं उसको बोला जाता है योजी। अब दूसरा है परागकोश। ये क्या करता है? पराग कणों का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? पराग कणों का निर्माण करता है। और ये पराग कण क्या होते हैं? नर युग्मक होते हैं। क्या होते हैं? नर युग्मक होते हैं। आई बात यहां तक समझ में? ठीक है। नर जनन भाग या पुमंग या एंड्रोशियम, एंड्रोशियम या पुमंग के 2 भाग होते हैं। एक होता है पुतंतु जो लंबा पतला और नलिका जैसा होता है, जो परागकोश को पुष्पासन के साथ जोड़ता है। दूसरा ऊपर जो सौड़ा फूला हुआ भाग होता है परागकोश कहलाता है। परागकोश पराग कणों का निर्माण करता है और ये पराग कण नर युग्मक कहलाते हैं। अब अपन पढ़ेंगे कि इस परागकोश की संरचना किस प्रकार से होती है। अपने पुतंतु का इतना पढ़ना नहीं है क्योंकि इसका इतना कुछ यूज नहीं होता है। इसकी केवल और केवल बाहरी से संरचना आपको जैसी दिखाई दे रही है वैसी। अब जो है परागकोश किस प्रकार से पाया जाता है, ठीक है। परागकोश की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, परागकोश को अंग्रेजी में कहा जाता है एंथर। अब परागकोश सामान्यतः कैसा होता है? द्विपालित, द्विकोष्ठकी और चतुष्कोणीय। देखो ये है आपका परागकोश। इस परागकोश के अंदर आपको इस प्रकार से क्या दिखाई देती है? 2 पालियां दिखाई देती। 2 पालियों को क्या कह सकता हूं मैं? द्विपालित। और प्रत्येक पाली के अंदर आपको क्या दिखाई दे रही है? 2 कोष्ठक दिखाई दे रहे, गोल गोल कोष्ठक दिखाई देते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है द्विकोष्ठकी। और इसके अंदर ये 4 कोणे पाए जाते हैं। इसके 4 कोणों पे लघु बीजाणुधानी पाई जाती है, इसको बोला जाता है चतुष्कोणीय। क्या बोला जाता है? चतुष्कोणीय।
अब इसके बाद आपके जो प्राग कोश है, अपवाद मालवेशी कुल के अंदर जो प्राग कोश पाया जाता है वो कैसा होता है? एक कोष्ठकी होता है। कैसा होता है? एक कोष्ठकी। बाकी सामान्यतः जो प्रागकण प्रागकोश पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? द्विकोष्ठी, द्विपालित, द्विकोष्ठी और चतुष्कोणी, और इसके चारों कोनों पर पाई जाती है लघु बीजाणु धानी। अब आप जो प्राग कोश को ऐसे काट करके देखोगे तो उसके ऊपर पाए जाते हैं 4 आवरण। कितने आवरण? 4। सबसे बाहर वाली को बोला जाता है बाह्य त्वचा। एनसीईआरटी के अंदर यहां पर गलत लिखा हुआ है, उसको काट करके सही कर रहे हैं। उसके बाद आती है अंतःस्थिशियम, उसके बाद मध्य परत, उसके बाद है मध्य परत के बाद आती है आपकी सबसे बाहर वाली पाई जाती है जिसको बोला जाता है बाह्य त्वचा। उसके बाद अंतःस्थिशियम, उसके बाद मध्य परत, उसके बाद आती है आपकी टेपिटम, और इस टेपिटम के अंदर पाई जाती है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। तो कितने पार्ट हो गए? 4। सबसे बाहर वाली को बाह्य त्वचा, उसके बाद अंतःस्थिशियम, उसके बाद मध्य परत, उसके बाद लघु बीज टेपिटम। अब क्या इनके कार्य होते हैं? सबसे पहले बाह्य त्वचा पाई जाती है और इसको अधिचर्म बोला जाता है। कितने कोशिकीय होती हैं? एक कोशिकीय मोटी परत होती है और ये सुरक्षा और स्फुटन करती। उसके बाद आती है अंतः स्तर, ये आर्द्रताग्राही होती हैं, एक स्तरीय होती है और ये भी स्फुटन में सहायक होती हैं। उसके बाद मध्य स्तर पाई जाती है, ये मर्दूतकी कोशिकाओं की होती है, 3 स्तरीय होती हैं और भोजन का क्या करती है? संग्रहण करती हैं और स्फुटन में भी क्या करती हैं? सहायता करती है। उसके बाद आती है सबसे अंदर वाली भाग जिसको बोला जाता है टेपिटम, और सबसे आंतरिक भाग होता है, एक स्तरीय होता है, बहुकेंद्रिकीय होता है और सघन जीव द्रव्य पाया जाता है। टेपिटम के कार्य अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। अब टेपिटम के कार्य क्या करती है टेपिटम प्राग कोश के अंदर? सबसे पहले प्राग कोश के अंदर सबसे अंतर वाली जो परत होती है उसको बोला जाता है टेपिटम। पहली बात ये क्या करती हैं? प्राग कणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करती, क्योंकि पादप के अंदर प्राग कण बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसीलिए उसको पोषण प्रदान करती हैं। दूसरा, जब प्राग कण बनते हैं तो अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं, तो वो 4 परागकण आपस में जुड़े होते हैं, तो उनको अलग करने के लिए एक किस एंजाइम का स्त्रावण करती हैं? केलेज एंजाइम। उसके बाद पराग कणों को सुरक्षित रखने के लिए उसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसका नाम होता है स्पेरोपोलेनिन। आज दिन तक का ज्ञात प्रकृति का सबसे जो जटिल कार्बनिक है, जिसको ना तो अपन अम्ल सार किसी से भी विघटित नहीं कर सकते, ना इसका ऐसा कोई एंजाइम पाया जाता है जिससे अपन स्पेरोपोलेनिन को विघटित कर सकते। इसीलिए बहुत समय बाद भी, बहुत पहले के भी परागकण वर्तमान में खदान वगैरह के समय मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर पाया जाता है स्पेरोपोलेनिन, और यही स्पेरोपोलेनिन क्या करता है? परागकणों को सुरक्षा प्रदान करता है। किसका बना होता है? ये कैरोटेनॉइड्स के बहुलक होते हैं। उसके बाद परागकणों के ऊपर पाई जाती है पीले रंग की एक तेलीय परत जिसको बोला जाता है पोलन किट। उसका भी निर्माण कौन करती है? आपकी टेपिटम करती। ये किसकी बनी होती है? वसा व कैरोटेनॉइड्स की बनी होती है। अब पोलन किट क्या है, इसके क्या कार्य? पहली बात तो ये तेलीय परत है जो परागकण में सहायता प्रदान करती है। जैसे ही मधुमक्खी पुष्प के ऊपर आके बैठती है तो ये तेलीय होने के कारण परागकण उसके चिपक जाते हैं। दूसरी बात, ये जो परागकण होते हैं, आपने देखा होगा कि आपकी स्किन भी पराबैंगनी किरणों के कारण डैमेज हो जाती है, तो परागकणों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान कौन करती है? पोलन किट। अंत में ये किस रंग की होती हैं? पीली होती हैं, तो कीटों को क्या करती हैं? अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, ये तो थे टेपिटम के कार्य। टेपिटम सबसे अंदरूनी परत होती है पराग कोश की। उसके बाद है लघु बीजाणु धानी की संरचना। अब क्या होता है, कोई सा भी पराग कोश हो उसके अंदर 4 गोलाकार क्या पाई जाती हैं? 4 कोनों पर पाई जाती हैं लघु बीजाणु धानी। कैसी होती है ये? गोलाकार होती है। कैसी होती है? गोलाकार। अब इसके मध्य सेंटर के अंदर सजातीय कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसको बोला जाता है आपका लघु बीजाणु उत्तक।
अब प्रत्येक लघु बीजाणु उत्तक है, ये आपको छोटे छोटे सहजातीय कोशिकाओं का समूह दिखाई दे रहा है। कैसी कोशिका? सहजातीय कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? समूह को लघु बीजाणु उत्तक कहा जाता है। अब ये जो लघु बीजाणु है, ये प्रत्येक लघु बीजाणु क्या बन सकता है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका बन सकता है। क्या बन सकता है? मान लीजिए ये क्या बन गई? लघु बीजाणु मात्र कोशिका बन गई। प्रत्येक आपका जो लघु बीजाणु उत्तक है किसमें कन्वर्ट हो सकता है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। मान लीजिए ये क्या है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अब इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। अब ये बात आप सभी को बेहतरीन तरीके से पता है कि अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। तो अगर किसी भी मात्र कोशिका से पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आदि रह जाती है तो उसको बोला जाता है अर्धसूत्री। और अर्धसूत्री विभाजन में बनने वाली पुत्री कोशिकाओं की संख्या कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 4। अब ये चारों कोशिकाएं अलग अलग नहीं होती, सभी की सभी कोशिकाएं आपस में क्या होती हैं? जुड़ी हुई होती है, और इसको बोला जाता है लघु बीजाणु। लघु बीजाणु सतुष्क या लघु बीजाणु सतुष्टय भी कहते हैं, लघु बीजाणु सतुष्क। 4 कोशिका आपस में जुड़ी होती हैं। किसके कारण जुड़ी होती हैं? किसके कारण जुड़ी होती है? अभी मैंने बताया था कि जो ये आपका टेपिटम है, ये किसका निर्माण करती है? केलेज एंजाइम का। तो ये जो आपकी लघु बीजाणु सतुष्क है, ये किसकी सहायता से जुड़े होते हैं? केलोज की सहायता से जुड़े होते हैं। अब ये चारों केलोज की सहायता से जुड़े होते हैं। आपकी यहां पर टेपिटम क्या करेगी? केलेज का स्त्रावण करेगी। किसका स्त्रावण? केलेज नामक एंजाइम का स्त्रावण करेगी। स्त्रावण करने से ये चारों पराग कण क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पृथक पृथक हो जाएंगे, और इनको बोला जाता है पराग कण। क्या बोला जाता है? पराग कण। कि किसी भी पराग कोश के अंदर 4 तो पाई जाती हैं गोलाकार लघु बीजाणु धान्य। अब इन लघु बीजाणु धान्य के मध्य में पाए जाते हैं लघु बीजाणु उत्तक, जो सहजातीय कोशिकाओं का समूह होता है। ये लघु बीजाणु उत्तक लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनने में सक्षम होते हैं। प्रत्येक कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका बने। इसके अंदर होगा अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन से 4 कोशिका बनेगी जो आपस में जुड़ी होती हैं और इनके केलेज एंजाइम की सहायता से जुड़ी होती हैं, जिसको बोला जाता है लघु बीजाणु चतुष्क। अब ये केलेज के ऊपर ये केलोज एंजाइम के ऊपर केलेज एंजाइम स्त्रावण होगा, इसके कारण ये टूटकर अलग हो जाएगा, जिसको बोला जाता है पराग कण। यहां पर एक परिभाषा आती है लघु बीजाणु जनन। किसे कहते हैं? लघु बीजाणु जनन। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका से पराग कण या लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया, इसको आप अगर पराग कण ना कहो, क्योंकि इसके अंदर विभाजन होगा और उसके बाद परतें बनेगी, उसके बाद जो बनेगा उसको अपन लघु पराग कण कह सकते। तो ये क्या कह सकते हैं? इसको आप लघु बीजाणु, इसको क्या कहते हैं? लघु बीजाणु। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? लघु बीजाणु जनन। बहुत ही आसान परिभाषा है, नाम के अंदर ही परिभाषा है कि लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन करके लघु बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया को बोला जाता है लघु बीजाणु जनन। अब ये जो आपका लघु बीजाणु बना है, ये आगे चलकर विकसित होकर पराग कण के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। पराग कण क्या होता है?
पराग कण के ऊपर दो आवरण पाए जाते हैं, उसको बाहर वाले को बोला जाता है बाह्य चोल। और अभी जब टेपिटम पढ़ाया था तभी मैंने बताया था कि जो आपके पराग कण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए टेपिटम स्पोरोपोलेनिन नामक का स्त्रावण करती है। तो बाह्य सोल किसका बना होता है? स्पोरोपोलेनिन का। किसका बना होता है? स्पोरोपोलेनिन का। दूसरी बात, ये कैसा होता है? कठोर होता है। तीसरी बात, ये क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद अंदर वाले आवरण को बोला जाता है अंतःचोल, और किसका बना होता है? सेल्यूलोज व पेक्टिन का बना होता है। ये कैसा होता है? कोमल होता है। कैसा होता है? कोमल होता है। अब इसके अंदर जो एक केंद्रक था वो क्या करेगा? कोशिका विभाजन करके क्या बन जाएगा? दो केंद्रक बन जाएंगे, दो कोशिका बन जाएगी। एक नीचे की साइड तर्कु रूपी कोशिका बन जाएगी जिसको बोला जाता है जनन कोशिका, और दूसरी बड़ी जो कोशिका होती है उसको बोला जाता है, ये दूसरी बहुत बड़ी पूरी वाली कोशिका होती है, इसको बोला जाता है कायिक कोशिका। क्या बोला जाता है? कायिक कोशिका। अब मान लीजिए आपको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाए और उस कमरे के न तो खिड़की है न दरवाजा है, क्या आप उसमें से बाहर निकल पाओगे? नहीं। अपने को क्या करना है? जनन कोशिका को बाहर निकालना है, तब जाकर क्या होगा? निषेचन होगा, उसके फलस्वरूप बीज बनेगा और उसके फलस्वरूप आप में फल बनेगा पादपों के। तो अगर मान लीजिए इस चारों ओर स्पोरोपोलेनिन पाया जाता है तो क्या ये जनन कोशिका बाहर निकल पाएगी? नहीं। तो जगह जगह पर क्या होते हैं? रिक्त स्थान होते हैं जहां पर स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता है, जिनको बोला जाता है जनन छिद्र। अब द्विबीजपत्री पादप होते हैं, उनके अंदर जो जनन छिद्र होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 3। एक बीजपत्री होते हैं, एक बीजपत्री के अंदर इनकी संख्या कितनी होती है? 1। सामान्यतः द्विबीजपत्री में 3 और एक बीजपत्री में 1। अब उसके बाद ये जनन छिद्र है, यहां से क्या निकलती है? पराग नली का निर्माण होता है। अब है कायिक कोशिका और जनन कोशिका। जनन कोशिका आगे कौन सा विभाजन करेगी? समसूत्री। और क्या बना देगी? 2 नर युग्मक बना देगी। नर युग्मक। कितने नर युग्मक बना देगी? 2 नर युग्मक। अब होता क्या है कि लगभग 60% पादपों के अंदर जब स्फुटन होता है परागकोश का, तो उसके अंदर 2 कोशिकी, एक जनन कोशिका और दूसरी कायिक कोशिका, और 40% ऐसे पादप होते हैं जिनके अंदर 2 तो नर युग्मक और 1 कायिक कोशिका, यानी 3 कोशिकीय अवस्था बन जाती। कायिक कोशिका आपके क्या करती है? भोजन का संग्रहण करती है, साथ ही साथ किसका निर्माण करती हैं? पराग नली का निर्माण करती है। और ये पराग नली निकलेगी कौन से भाग वाले? जनन छिद्र की सहायता से निकलेगी, क्योंकि बाकी सभी जगह पर क्या पाया जाता है? स्पोरोपोलेनिन। ठीक है। अब ये तो थी पराग कण की संरचना। अब उसके बाद ये जो पराग कण है ये परागकोश के अंदर बन रहे थे। अपन ने देखा था परागकोश था इस प्रकार से, इस प्रकार से परागकोश था। यहां पर लघु बीजाणु धानियां थी। लघु बीजाणु धानी के अंदर पाए जाते हैं लघु बीजाणु उत्तक,
और उसी लघु बीजाणु तक लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके पराग कणों का निर्माण करती। और अपन ने देखा था कि पराग कोश है उसके ऊपर 4 परतें पाई जाती थी। मैंने वहां पर 3 परतों के बारे में बताया था कि वो क्या करती हैं, स्फुटन में सहायता करती। तो पराग कोश का स्फुटन किस प्रकार से होता है, मान लीजिए ये क्या है, पराग कोश है। क्या है, पराग कोश। पराग कोश के अंदर कितनी परतें पाई जाती हैं, 4 परतें। ये सबसे बाहर वाली को बोला जाता है बाह्य त्वचा, उसके बाद अंतः त्वचा, उसके बाद मध्य परत, उसके बाद टेपिटम। अब टेपिटम जब अपन ने पढ़ा था तो टेपिटम क्या है, परागकणों को पोषण प्रदान करती है। मध्य परत के अंदर भी भोजन का संचय होता है तो इससे भी टेपिटम पोषण प्राप्त कर लेती है। तो जब परागकोश परिपक्व हो जाएगा तो उसमें से मध्य परत और टेपिटम पहले ही क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अब पीछे कौन रह गई, बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा। जब मौसम कैसा होगा, शुष्क होगा, जब वातावरण शुष्क होगा, जब वातावरण क्या हो जाएगा, बाहरी वातावरण शुष्क हो जाएगा तो ये क्या करेगी, बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा में से जल बाहर निकल जाएगा। जल बाहर निकलने के कारण इसमें तनाव उत्पन्न होगा और तनाव उत्पन्न होने के कारण यहां से ये टूट जाएगी। टूटने के कारण क्या हो जाएगी, यहां पर जो भी परागकण बने थे वो परागकण क्या हो जाएंगे, वायुमंडल के अंदर मुक्त हो जाएंगे। और इसी को बोला जाता है परागकोश का स्फुटन। कि परिपक्व परागकोश से परागकणों का मुक्त होना क्या कहलाता है, परागकोश का स्फुटन कहलाता है। और परागकोश का स्फुटन बाह्य त्वचा अंतः त्वचा सामान्यतः करती हैं, जिसके अंदर मध्य परत भी सहायता करती। उसके बाद परागकणों के बारे में अन्य तत्व, कि परागकणों के बारे में और भी कोई बातें हैं। पहला है पराग एनर्जी। पराग एनर्जी क्या हुआ था कि कुछ समय पहले भारत के अंदर हरित क्रांति से पहले गेहूं की कमी हुई। अब भारत के लोगों ने क्या किया, विदेश से गेहूं को आयात करवाया गया। आयात करवाया तो अपन लाए तो क्या थे, लाल गेहूं लाए थे। उसके साथ क्या आ गया, एक खरपतवार आ गया जिसका नाम है पार्थेनियम या गाजर घास। गाजर घास क्यों कहा जाता है, इसको कांग्रेस घास भी कहा जाता है। गाजर घास इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पत्ते गाजर के समान, गाजर के पत्तों के समान होते हैं। अब इनके अंदर जो परागकण बनते हैं वो मनुष्य के अंदर एलर्जी उत्पन्न करते हैं और इसी प्रोसेस को बोला जाता है पराग एलर्जी। अब दूसरा है पराग एनर्जी। परागकण पादपों का एक मुख्य घटक है, इसीलिए उसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं। तो इन परागकणों की गोलियां बनाकर या सीरम बनाकर क्या करते हैं, पहली बात तो दौड़ में उपयोग होने वाले घोड़ों को खिलाया जाता है। दूसरा, जितने भी रनर होते हैं या धावक होते हैं वो भी इसका क्या करते हैं, सेवन करते हैं, ताकि उन्हें ऊर्जा मिले और उस ऊर्जा का उपयोग वो रनिंग के अंदर करें। तीसरा है पराग बैंक। अब क्या है कि धीरे धीरे कोई सा भी जीव हो गया या वातावरण के परिवर्तन के कारण कोई सा भी जीव नष्ट हो सकता है या विलुप्त हो सकता है। अब उस विलुप्त से अगर कोई जीव विलुप्त हो गया और अपने पास उसका डीएनए वगैरह नहीं है तो अपन उससे कभी वापस वो जीव नहीं निर्मित कर सकते। तो इसीलिए क्या करते हैं, पराग कणों को -196 डिग्री पर सेल्सियस पर द्रव नाइट्रोजन में इकट्ठा करके रखते हैं, जिसको बोला जाता है पराग बैंक। अब दूसरा है पराग अंकुरण क्षमता। जब पराग कण पराग कोश से निकलेंगे उसके बाद कब तक उनमें से पराग नली निकल सकती है, उसको बोला जाता है पराग अंकुरण क्षमता। तो सामान्यतः धान या गेहूं के अंदर 30 मिनट तक पराग नली निकल सकती है, उनमें अंकुरण पाया जाता है। और सोलेनेसी और रोजेशिकोल के अंदर कई महीनों तक उनके अंदर अंकुरण पाया जाता है। अब उसके बाद है जायान या गायनेशियम। जो मादा जनन अंग होता है उसको बोला जाता है जायांग या गायनेशियम।
और इसकी एक इकाई को क्या बोला जाता है? स्त्री केसर। अब स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। पहला है मंस जैसा भाग होता है जिसको क्या बोला जाता है? वर्तिकाग्र। और इसी वर्तिकाग्र पर कौन आकर गिरते हैं? पराग कणों का स्थान, परागकण यहीं आकर गिरेंगे। दूसरा है पतला नलिकाकार भाग, क्या कहलाता है? वर्तिका कहलाता है। और ये क्या करता है? पराग नली को मार्ग प्रदान करता है। ठीक है। तीसरा है अंडाशय। तो चौड़ा फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? अंडाशय। अंडाशय के अंदर पाया जाता है बीजांड, और ये बीजांड की ये आगे चलकर किसका निर्माण करता है? बीज का। ठीक है। और अंडाशय आगे चलकर किसका निर्माण करता है? फल का। फल का निर्माण अंडाशय से होता है, बीज का निर्माण बीजांड से होता है। अब कई पुष्प ऐसे होते हैं जिसके अंदर केवल और केवल एक स्त्री केसर हो, उसको बोला जाता है एकांडपी, जैसे गेहूं, धान और आम। कई ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक से अधिक स्त्री केसर होते हैं, जिनको बोला जाता है बहुअंडपी, पपीता, तरबूज और ऑर्किड्स। कई ऐसे पुष्प होते हैं जिनके अंदर स्त्री केसर एक से अधिक होते हैं, पर वो सारे के सारे आपस में जुड़े होते हैं, उसको बोला जाता है युक्तांडपी, जैसे अफीम हो गया, गुड़हल हो गया। उसके बाद कई ऐसे पुष्प होते हैं जिनके अंदर स्त्री केसर एक से अधिक होते हैं, पर वो अलग अलग भाग में पाए जाते हैं, उसको बोला जाता है व्युक्तांडपी, जैसे गुलाब, कमल और चंपा। अब है बीजांड या गुरु बीजाणुधानी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओवल। अब आपने देखा था कि जो स्त्री केसर है, स्त्री केसर का सबसे निचला भाग, चौड़ा फूला हुआ भाग अंडाशय, अंडाशय के अंदर पाया जाता है बीजांड। अब उस बीजांड को अपन गुरु बीजाणुधानी कहते हैं, और उस गुरु बीजाणुधानी की संरचना किस प्रकार से होती है? तो गुरु बीजाणुधानी अंडाशय से जिस भाग से जुड़ी होती है उसको बोला जाता है अपरा, और ये क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। अब अपरा के साथ ये बीजांड जुड़ा होता है, उस वाले भाग को बोला जाता है बीजांड वरंत। लंबा पतला तंतुनुमा भाग बीजांड वरंत कहलाता है। और इस बीजांड के अंदर पाया जाता है ये पीले रंग का शैवाल उत्तक, जो इस बीजांड को पोषण प्रदान करता है। अब जहां पर बीजांड और पुष्प वरंत बीजांड और बीजांड वरंत आपस में जुड़े होते हैं, उस वाले भाग को क्या बोला जाता है? नाभिका। और इसके जो आधारीय भाग है उसको बोला जाता है निवार। इसके अंदर जो सेंटर के अंदर खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं, जिसको बोला जाता है बीजांडकाय। क्या बोला जाता है? बीजांडकाय। और इस बीजांडकाय में क्या होता है? भोजन या खाद्य पदार्थों का संचय होता है। उसके बाद इसके ऊपर आवरण पाया जाता है, 2 आवरण होते हैं, इसीलिए बाहर वाले को बाह्य आवरण या बाह्य अध्यावरण, और अंदर वाले को अंत अध्यावरण। ये दोनों मिलकर अध्यावरण का निर्माण करते हैं। जहां पर अध्यावरण अनुपस्थित, यहां आप देख रहे हो अध्यावरण यहां तक है, जहां पर अनुपस्थित है उसको बोला जाता है बीजांड द्वार। और इसी बीजांड द्वार से कौन प्रवेश करती हैं? पराग नली। कौन प्रवेश करती है? पराग नली। ये थी बीजांड की संरचना या गुरु बीजाणुधानी की संरचना। ये आपके एनसीईआरटी का चित्र है, जिसके अंदर जहां पर बीजांड के अध्यावरण नहीं पाए जाते उसको बोला जाता है बीजांड द्वार, और जहां पर अध्यावरण 2 पाए जाते हैं, बाह्य अध्यावरण, अंत अध्यावरण, और ये जहां पर भोजन का संग्रह होता है उसको बोला जाता है बीजांडकाय। और सेंटर के अंदर अपन आगे पढ़ेंगे कि जो बीजांडकाय है उसी के अंदर भ्रूण कोश का निर्माण होता है, और जो विपरीत शिरा है उसको बोला जाता है निभागीय शिरा। अगला है गुरु बीजाणु जनन।
गुरु बीजाणु मात्र कोशिका द्वारा अर्धसूत्री विभाजन करके गुरु बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? गुरु बीजाणु जनन बोला जाता है। होता क्या है कि जो बीजांडकाय था, ये पूरा का पूरा क्या है? बीजांडकाय। उस गुरु बीजाणुधानी यानी बीजांड के अंदर जो बीजांडकाय था, उसकी कोई भी एक कोशिका फूल करके बड़ी हो जाएगी, जिसको अपन कहते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करेगी। अर्धसूत्री विभाजन के बाद 4 कोशिकाएं बनती हैं और इनको बोला जाता है गुरु बीजाणु रेखी चतुष्क। अपन ने देखा था कि जो प्राग कण वाली कोशिकाओं का चतुष्क बन रहा था, वो तो चारों आपस में जुड़ी होती थी, पर ये कैसी है? जुड़ी तो है पर ये भी रेखीय होती। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो बीजांड द्वार के ओर की कोशिका होती हैं, 3 कोशिका, ये नष्ट हो जाती हैं और निभाग के तरफ जो कोशिका होती हैं वो ही आगे क्रियाशील गुरु बीजाणु के रूप में विकसित होती हैं। अब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्रियाशील गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को कहते हैं गुरु बीजाणु जनन। क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन। अब अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, तो ऑब्वियसली 1। और अगर आपसे पूछ लिया जाए एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका कितने लघु बीजाणु या पराग कणों का निर्माण करती हैं? 4, क्योंकि इसके अंदर 3 क्रियाशील, 1 क्रियाशील रहते हैं, 3 क्या हो जाते हैं? अक्रियाशील या नष्ट हो जाते हैं। अब है कि जो एक क्रियाशील गुरु बीजाणु बना था, ये आगे भ्रूण कोश के रूप में कैसे विकसित होगा? तो ये एक गुरु बीजाणु था, ये क्या करेगा? समसूत्री केंद्रक विभाजन करेगा। समसूत्री केंद्रक विभाजन करेगा। केवल और केवल केंद्रक विभाजन होगा, कोशिका विभाजन नहीं होगा। तो एक केंद्रक से कितने केंद्रक बन जाएंगे? 2 केंद्रक। ये दोनों केंद्रक विपरीत ध्रुवों पर चले जाएंगे। फिर से क्या होगा? समसूत्री केंद्रक विभाजन होगा। तो 2 से कितने हो जाएंगे? 4। फिर से क्या होगा? समसूत्री केंद्रक विभाजन। तो 2 से कितने बन जाएंगे? 4 से कितने बन जाएंगे? 8। अब अगले वाले प्रोसेस के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव्य विभाजन। अब कोशिका द्रव्य विभाजन होगा तो क्या बन जाएगा कि 3 कोशिका तो विपरीत ध्रुव पर चली जाएगी, जिसको बोला जाता है प्रतिमुखी कोशिका। ठीक है, 2 ध्रुवीय केंद्रक मध्य में रह जाते हैं, इनको बोला जाता है ध्रुवीय केंद्रक। अब 3 कोशिकाएं नीचे की तरफ हो जाती हैं। अब इसमें तीन कोशिकाएं नीचे की ओर रह जाती है। इन छोटी वाली कोशिकाओं को दोनों को बोला जाता है सहायक कोशिका, और जो एक बड़ी सी कोशिका होती है इसको बोला जाता है अंड कोशिका। इसको बोला जाता है अंड कोशिका। ये टोटली बनके जो बना है इसको बोला जाता है भ्रूण कोश। भ्रूण कोश एक था, एक केंद्रक से 2 केंद्रक बने, 2 से 4, 4 से 8। जब 8 बन जाता है, 8 केंद्रक बन जाते हैं तो फिर होता है कोशिका द्रव्य विभाजन, जिसके अंदर 3 कोशिका ऊपर की ओर चली जाती है जिसको बोला जाता है प्रतिमुखी कोशिका, 3 कोशिका नीचे की ओर रह जाती हैं
दो सहायक कोशिका, एक अंड कोशिका, और दो केंद्रक मध्य में रहते हैं जिसको बोला जाता है ध्रुवीय केंद्रक। और इन ध्रुवीय केंद्रों सहायक कोशिका के अंदर विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं जिसको बोला जाता है अंड समुच्चय। और यह अंड समुच्चय क्या करता है, पराग नली को मार्ग दिशा देता है कि पराग नली यहीं से प्रवेश करती है। क्यों? क्योंकि ये अंड समुच्चय है उसको दिशा प्रदान करता है। परागण, अब परागण की डेफिनेशन क्या होगी या पोलिनेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र पर जाकर गिरना क्या कहलाता है, परागगण कहलाता है। और परागण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला कौन सा है, स्वयुग्मन, दूसरा है सजातीय, तीसरा है परपरागण। स्वयुग्मन को ऑटोगेमी या स्वपरागण भी कहते हैं। अगर किसी पुष्प के परागण एक ही पुष्प पर जाकर वापस उसी की वर्तिका पर जाकर गिर जाए तो उसको बोला जाता है स्वपरागण। और लगभग ये किसके अंदर होता है, द्विलिंगी के अंदर। क्या होता है, मान लीजिए ये पुष्प है, पुष्प के ये क्या पाए जाते हैं यहाँ पर परागकोश, और मध्य के अंदर क्या पाई जाती है आपकी, इस तरीके से यहां से परागकण अगर इसी वर्तिकाग्र पर आ गए तो उसको बोला जाता है स्वपरागण या स्वयुग्मन। दूसरा है अगर एक ही जाति के यानी एक ही पेड़ पर 2 पुष्प थे, उसी पुष्प की उसी पादप के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प पर चले जाते हैं तो उसको बोला जाता है सजाति। यानी एक ही पादप में परागण की प्रक्रिया क्या कहलाता है, सजाति। ये आनुवांशिक रूप से तो क्या है, स्वपरागण है, क्योंकि भाई उस परागकण का जनक तो एक ही पादप है। दूसरा है कार्यात्मक रूप से ये परपरागण है, क्योंकि एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जा रहे हैं। अब ये होता किसके अंदर है, उभयलिंगी। ऐसे पादप जिनके अंदर नर तथा मादा पुष्प है एक ही पादप पर पाए जाते हैं, उन पादपों के अंदर सजातीय परागण होता है। उदाहरण क्या है, अरंड, मक्का और नारियल। तीसरा है परपरागण। अगर मान लीजिए किसी भी पादप पर केवल और केवल ऐसे ही पुष्प हो जिसके अंदर स्त्री केसर हो और केवल ऐसे ही पुष्प हो जिसके अंदर पुंकेसर हो, तो उनके अंदर परपरागण होता है। इसके अंदर अलग अलग पादपों में परागण होता है। मान लीजिए एक पादप यहाँ है और दूसरा पादप यहाँ है, तो इसके परागण यहाँ पर जाकर गिरेंगे, उसको बोला जाता है परपरागण। पादपों की जाति तो एक ही होगी पर परागकण एक पादप से दूसरे पादप पर जाकर गिरते हैं। और ऐसा किसके अंदर होता है, एक लिंगाश्री पादप जिनके अंदर केवल और केवल स्त्री केसर हो या केवल और केवल पुंकेसर हो। उदाहरण क्या है, पपीता और खजूर। सजातीय में क्या होगा कि मान लीजिए ये एक पादप है और इसके ऊपर एक पुष्प यहां लगा हुआ है, दूसरा पुष्प यहां लगा हुआ है। एक पुष्प ये मान लो, एक पुष्प ये मान लो, तो यहां से परागण इसी पादप के इसी पुष्प पर आ रहे, तो पादप तो एक है, पुष्प अलग अलग है, तो इसको बोला जाता है सजातीय। और अगर एक ही पादप के उसी पुष्प के परागण उसी पुष्प पे आए तो उसको बोला जाता है स्वयुग्मन या स्वपरागण। अब दूसरा है स्वपरागण किस किस के अंदर होता है, स्वपरागण के लिए अनुकूलता क्या है। पहला तो है द्विलिंगता, यानी ऐसा पादप उसके अंदर पुष्प के अंदर स्त्री केसर और पुंकेसर एक ही पादप में हो तो ऐसे को बोला जाता है द्विलिंगता। दूसरा है समकाल पक्वता, मान लीजिए स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों एक ही साथ परिपक्व होते हैं, उसको बोला जाता है समकाल पक्वता। तीसरा है अनुमिलियता। क्या होते हैं कि कई पादप ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो पुष्प बनता है वो कभी खुलता ही नहीं है, हमेशा आवृत होकर रहता है, उसको बोला जाता है उन्मिलियता। और ऐसा किसके अंदर होता है, पहला है कनकोवा, दूसरा है वालोया, तीसरा है ऑक्जिलेस। ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, याद कर लेना, क्योंकि इनके अंदर ऐसे पुष्प होते हैं, 2 प्रकार के पुष्प होते हैं, एक तो ऐसे हमेशा खुले रहते हैं, एक हमेशा ऐसे बंद रहते हैं। तो जो बंद रहते हैं उनको बोला जाता है उन्मिलियता, और उनके अंदर भी क्या होता है, स्वपराग। तीसरा है कलिका पराग। कई ऐसे पादप होते हैं जब पुष्प कलिका अवस्था में होता है तभी उनके अंदर क्या होता है, परागण हो जाता है। एग्जाम्पल है आपके चावल और गेहूं। दूसरा है परपरागण या परपरागण के लिए अनुकूल या बहिः प्रजनन युक्त्या। क्या होता है कि पादपों को पता है
वो एक प्रकार के सजीव है, उनको पता है कि अगर स्वपरागण होता रहा तो उनके अंदर विविधताओं में कमी आ जाएगी, एक ही पेरेंट्स के लक्षण आते जाएंगे और पादप धीरे धीरे कमजोर हो जाते। तो पादपों के अंदर उन्होंने कुछ ऐसी युक्तियां डेवलप कर ली है कि वो बही प्रजननी होता है, स्वपरागण उनके अंदर होता ही नहीं। पहला क्या है, एक लिंगता। मान लीजिए कोई पादप है, उसके ऊपर पुष्प है, पुष्प के अंदर केवल स्त्री केसर है, क्या उसके ऊपर परागण उसी पादप के आएंगे? पराग कोश होगा ही नहीं, तो कहां से आए? दूसरा है विषम कालपक्वता। अगर स्त्री केसर और पुंग केसर दोनों ही है, पर स्त्री केसर पहले परिपक्व हो जा रही है जब परागकण ही नहीं बन रहे, या परागकण पहले बन जा रहे हैं जब स्त्री केसर विकसित ही नहीं हो, तो इसको बोला जाता है विषम कालपक्वता। तीसरा है उन्मलयता, यानी ऐसे पुष्प जो हमेशा खुले रहते हैं उनके अंदर क्या होता है? पर परागण होता है। तीसरा है विषमवर्ती काल। अगर क्या हो, स्त्री केसर और पुंग केसर दोनों पास पास में हो, मान लीजिए ये स्त्री केसर है और ये पुंग केसर, तो इससे परागकण निकलेंगे, यहीं गिर जाएंगे। अगर मान लीजिए स्त्री केसर यहाँ पर है, परागकोश यहाँ पर है, तो क्या परागकण यहाँ से ऊपर जाएंगे? नहीं, तो इसको बोला जाता है विषमवर्ती काग्र, यानी परागकोश और वर्तिकाग्र विभिन्न अलग अलग स्थानों पर उपस्थित हो। तीसरा है स्वबंधित, कि अगर कई पादप ऐसे होते हैं जिनमें परागकण तो विकसित हो जाते हैं, वर्तिकाग्र पर भी चले जाते हैं, पर वहां पर जाकर अंकुरित नहीं होते हैं, वर्तिकाग्र हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करती हैं, इसको बोला जाता है स्वबंधिता। और ये किसके अंदर पाया जाता है? तंबाकू के अंदर। तंबाकू के खुद के परागकण उसकी वर्तिकाग्र पर विकसित नहीं होते या उनमें अंकुरण नहीं होता। अब मैंने बताया था कि परागकण कैसे हैं? अचल, यानी वो चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर खुद नहीं जा सकते, इसीलिए उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कम से कम कोई कारक होने चाहिए। तो कारक में सबसे पहले दो प्रकार के कारक होते हैं, पहला है अजैविक कारक, दूसरा है जैविक कारक। अजैविक कारक का मतलब ऐसे जीव जिसके अंदर सजीव के लक्षण नहीं हो या सजीव नहीं हो। कौन कौन है? वायु के द्वारा परागण और जल के द्वारा परागण। मान लीजिए कोई पुष्प है, उसके अंदर परागकण बनेंगे, वायु आएगी और उसको उड़ा के लेके दूसरी वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण करेंगे। दूसरा है जल परागण, जल के अंदर पाए जाने वाले पादपों के अंदर परागण, जल इधर उधर बहता रहता है तो वो परागणों को ले जाने का कार्य करता है। तीसरा है जैविक कार्य, इसके अंदर सजीव अपनी भूमिका निभाते हैं परागण की प्रक्रिया। सबसे पहला है कीट परागण। आपको पता है कि आपने पुष्प देखा होगा तो उसके ऊपर मधुमक्खियां हैं, तितलियां हैं, हमेशा घूमती रहती, तो वो क्या करेगी? पराग एक पुष्प पे बैठेगी, दूसरे पुष्प पे जाएगी तो पराग कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगी। दूसरा है पक्षी परागण, पक्षी भी मकरंद के लिए एक पुष्प पे बैठते हैं, दूसरे पुष्प पे जाते हैं। तीसरा है चमगादड़ परागण, अगर चमगादड़ के द्वारा होता तो उसको चमगादड़ परागण कहते हैं। अन्य लीमर हो गया, वृक्षवासी हो गया या सरीसर, इनके द्वारा भी परागण होता है। अब सर्वप्रथम है वायु परागण। अगर किसी पुष्प के अंदर परागकण गण की क्रिया वायु के द्वारा हो तो उसको बोला जाता है वायु परागण। वायु परागण के अंदर परागकण कैसे होते हैं? हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, शुष्क होते हैं। क्यों? क्योंकि वायु के अंदर उसको उड़ा के लेके जाना है, हल्के होने चाहिए। दूसरे अगर वो बड़े हैं तो वो उड़ नहीं पाएंगे या जगह जगह पर ठहर जाएंगे। तीसरा है शुष्क, अगर उनके ऊपर चिपचिपा आवरण पाया जाता है तो वो जगह जगह किसी स्थान पर चिपक जाएंगे, वर्तिकाग्र पर नहीं जाएंगे, इसीलिए ये कैसे होते हैं? शुष्क होते हैं। अगली वर्तिकाग्र इनकी कैसी होती है? रोमिल और चिपचिपी होती है। क्यों? क्योंकि इनमें आंख बंद करके तीर चलाने वाला सिस्टम। क्यों? क्योंकि रोमिल होनी चाहिए, उसके ऊपर बहुत सारे रोम पाए जाने चाहिए ताकि हवा के अंदर उड़ते परागकण को वो कैप्चर कर ले। दूसरा है चिपचिपी, अगर मान लीजिए ये चिपचिपी नहीं होगी तो परागकण इसके ऊपर चिपकेंगे नहीं और वायु उनको आगे उड़ा के ले जाए। दूसरा खुशबू इनके अंदर अनुपस्थित, क्योंकि पादपों को पता है भाई परागण कौन करवा रहा है? वायु करवा रही है, वायु को किसी प्रकार की खुशबू की आवश्यकता नहीं है, तो ये क्या करते हैं? पुष्पों के अंदर खुशबू इनके अंदर अनुपस्थित होती है। वायु मकरंद का भी उपयोग नहीं करती तो मकरंद भी इनके अंदर अनुपस्थित होता है। ऐसे पादप कौन से होते हैं? एक लिंगी पादपों के अंदर वायु के द्वारा सामान्यतः परागण होता है। एग्जाम्पल है आपका मक्का, गन्ना, घास, नारियल और खजूर। जल परागण होता है, जल परागण के अंदर जो परागकण होते हैं उनके ऊपर क्या पाई जाती है? श्लेष्मा पाई जाती है। एक बीजपत्री पादपों में होता है और 30 वंशों तक ही सीमित है। ये भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अधिजल यानी जल के ऊपर किसके अंदर होता है? वेलिस्नेरिया, ये मीठे जल के अंदर पाया जाता है। दूसरा है अधोजल यानी जल के अंदर, किसके अंदर होता है? हाइड्रिला और जोस्टेरा। हाइड्रिला मीठे जल के अंदर पाया जाता है, जोस्टेरा समुद्री घास से समुद्र के अंदर पाया जाता है।
इसके अलावा कीट परागण, अगर किसी पुष्प के अंदर परागण की प्रक्रिया कीटों के द्वारा होती है तो उसको बोला जाता है कीट परागण। और कीट परागण किस किस के अंदर, जिस पादपों के अंदर होता है, लगभग 80% परागण जो कीट परागण है कौन करती हैं, मधुमक्खियों के द्वारा होती है, क्योंकि ये पुष्पों के ऊपर घूमती रहती हैं, इनको शहद बनाने के लिए मकरंद की आवश्यकता होती है, इसीलिए लगभग जो 80% परागण है वो कौन करवाती हैं, मधुमक्खियां। और जिनके अंदर कीट परागण होता है उनके अंदर क्या होती है, पोलन किट उपस्थित होती है। क्या उपस्थित होती है, पोलन किट। पोलन किट क्या है, मैंने पहले ही बताया था, परागकण के ऊपर एक पीला आवरण पाया जाता है, वसा का बना होता है, जिसको बोला जाता है पोलन किट। और ये कीटों को, परागकणों को कीटों के ऊपर चिपकाने का कार्य करती है। दूसरी बात, ये जो पुष्प होते हैं ये बड़े होते हैं, रंगीन होते हैं, सुगंध आती है, इनमें मकरंद युक्त होते हैं, क्योंकि कीटों को जब मकरंद मिलेगा तभी वो इस पुष्पों के पास आएंगे। उदाहरण क्या है, नींबू, धनिया, सेब, प्याज, कपास आदि। और जो पुष्प रात को खुलते हैं, जो पुष्प रात को खिलते हैं, उन पुष्पों के अंदर एक तीखी गंध पाई जाती है और वो सफेद रंग के होते हैं। अब कई पादप हैं जिनके अंदर एक विशेष कीट के द्वारा ही परागण होता है, जैसे युक्का पादप है, इनके अंदर परागण की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, टेजिटुक्ला शलभ कीट के द्वारा। दूसरा है, सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो सबसे बड़ा पुष्प है आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है एमोरफोपेलस, लगभग 6 फीट का पादप होता है। उसके बाद अंजीर है, अंजीर के अंदर परागण की क्रिया कौन करता है, ब्लास्टोफेगा जो कीट है वो करता है। अब कुछ पादप ऐसे हैं जो जलीय हैं, जैसे वाटर लिली, कमल, जलकुंभी, ये जलीय पादप होते हुए भी इनके अंदर परागण की क्रिया कहां पर होती है, कीट, क्योंकि ये जल की सतह पर पाए जाते हैं। उसके बाद अन्य जैविक कारक, जैसे पक्षी किसके अंदर परागण की क्रिया करवाते हैं, बोतल ब्रश के अंदर, चमगादड़ जो केले के अंदर क्या करवाते हैं, परागण की प्रक्रिया करवाते हैं। अब क्या होता है कि परागकण कीटों के द्वारा, वायु के द्वारा, जल के द्वारा कहां पर पहुंच गए हैं, स्त्रीकेसर पर। कहां पहुंच गए हैं, स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर का यह फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, वर्तिकाल। यहां मान लीजिए क्या आकर गिर गया, परागकण आकर गिर गया, और अब ये स्त्रीकेसर डिसाइड करेगी कि इस परागकण को अंकुरित होने देना है या नहीं होने देना। क्योंकि आपने देखा था कि परागकण था, उसके ऊपर 2 आवरण पाए जाते हैं और उसके ऊपर 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं जहां से परागनली निकलती। जैसे ही ये यहां पर आएगी तो अगर मान लीजिए ये परागकण इसी पादप का है तो ये पादप क्या करेगा, ये वर्तिकाग्र क्या करेगी, शर्करा का स्त्रावण करेगी, और शर्करा के स्त्रावण से यहां से क्या निकलेगी, परागनली निकलेगी। क्या निकलेगी, परागनली। और इसको बोला जाता है पराग स्त्रीकेशन संकर्षण या परागकण का अंकुरण। उसके बाद जब परागकण से नली निकल जाएगी, उससे नर युग्मक अंड कोशिका तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद होगा निषेचन या युग्मक संलयन होगा। क्या होगा, युग्मक संलयन। युग्मक संलयन भी कितने प्रकार से होंगे, 3 प्रकार से। कैसे, पहला तो क्या होगा, एक नर युग्मक और एक अंड कोशिका। ये क्या है, नर युग्मक, और ये क्या है, अंड कोशिका। इन दोनों का क्या होगा, निषेचन होगा, और क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा। क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा। दूसरा है त्रिशल्यन। एक अपने देखा था परागकण के अंदर जनन कोशिका 2 कोशिकाओं के अंदर कन्वर्ट हो रही थी, तो दूसरा नर केंद्र, ये तो था प्रथम नर केंद्र, प्रथम नर केंद्र, ये दूसरा नर केंद्र, प्लस यहां पर क्या थे, 2 ध्रुवीय केंद्रक, ये आपस में जुड़कर एक ध्रुवीय केंद्रक बन जाएंगे, और ये द्वितीय नर केंद्रक। और ये क्या है, ध्रुवीय केंद्रक। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और इसके का बाद जो बनेगा उसको बोला जाता है भ्रूणपोष। और ये भ्रूणपोष कैसी संरचना है, 2 केंद्रक ये, 1 केंद्रक ये, टोटल कितने केंद्रक हो गए, 3, इसीलिए इसको बोला जाता है त्रिशल्य।
और इसको बोला जाता है सत्य निषेचन। यानी प्रथम नर केंद्रक तथा अंड कोशिका का निषेचन होता है और भ्रूण बनता है, उसको बोला जाता है सत्य निषेचन। द्वितीयक नर केंद्रक और दो ध्रुवीय केंद्रक आपस में जुड़ते हैं जिसको बोला जाता है त्रिसलिन। त्रिसलिन का मतलब है 3 केंद्रकों का सलिन, और भ्रूणपोष बनता है और ये कैसी होती हैं? त्रिगुणित होती है। अब मुझे बताएं इसमें निषेचन कितनी बार हो रहा है? पहला बार तो हो रहा है सत्य निषेचन, दूसरी बार त्रिशल्य, तो 2 बार निषेचन हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? द्विनिषेचन। यानी प्रथम बार सत्य निषेचन और त्रिशल्य को संयुक्त रूप से द्विनिषेचन कहते हैं। अब इधर देखो तो यहां पर परागकण आकर गिरेगा। परागकण के अंदर कितनी कोशिका हैं? 2 कोशिका, एक कायिक कोशिका, एक जनन कोशिका। यहां मान लीजिए क्या है? जनन छिद्र है। इस जनन छिद्र की सहायता से क्या निकलेगी? पहले तो कायिक केंद्रक इसके अंदर प्रवेश करेगा, उसके बाद जनन कोशिका प्रवेश करेगी और जनन कोशिका कितने केंद्रक बना देगी? 2 केंद्र। ये इस पराग नली की सहायता से होते हुए यहां है भ्रूणपोष, भ्रूणपोष के नीचे 3 कोशिका, 2 कोशिक केंद्रक, यहां 3 कोशिका, यहां ये पराग नली यहां से होते हुए यहां पर प्रवेश करेगी। इस पराग नली के अंदर कितने केंद्रक हैं? 2 केंद्रक। एक पहला केंद्रक इस अंड कोशिका के साथ संलयित हो जाता है जिसको बोला जाता है सत्य निषेचन, और दूसरा ये दूसरे वाला केंद्रक इसके साथ जो ध्रुवीय केंद्रों के साथ संलयित हो जाता है जिसको बोला जाता है त्रिशल्य। निषेचन 2 बार होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है द्विनिषेचन। इसके बाद भ्रूणपोष का परिवर्धन। अब जो त्रिशल्यन के बाद जो भ्रूणपोष बनता है वो 2 प्रकार से उसका परिवर्धन होता है। पहली बात तो ये जो भ्रूणपोष है कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। दूसरा ये क्या करता है? कार्य क्या है इसका? भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तीसरी बात विकास, यानी इसका विकास है जो भ्रूण से पहले होता है। क्यों? क्योंकि भ्रूण बनेगा, भ्रूण को ये क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। इसीलिए भ्रूणपोष का विकास क्या होना जरूरी है? पहले। भ्रूणपोष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला है केंद्रीय भ्रूणपोष, दूसरा है कोशिकीय भ्रूणपोष। अब केंद्रीय भ्रूणपोष क्या होता है कि इसके अंदर केवल और केवल क्या होता है? केंद्रक विभाजन होता है। केवल और केवल केंद्रक विभाजन होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है। उदाहरण क्या है आपका? नारियल पानी। दूसरा है कोशिकीय विभाजन। इसमें केंद्रक विभाजन के साथ साथ केंद्रक विभाजन के साथ साथ
कोशिका द्रव्य विभाजन भी होता है। ऐसे भ्रूणपोष को अपन क्या कहते हैं? कोशिकीय भ्रूणपोष। उदाहरण क्या हो गया? नारियल का सफेद खाने योग्य भाग किसका एग्जाम्पल है? कोशिकीय भ्रूणपोष का। उसके बाद भ्रूणपोष का परिवर्धन किस प्रकार से होता है? ये क्या है? ये आपका प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, ये आपके प्राथमिक, ये आपका युग्मनज हो गया। अब इस युग्मनज को अपन बाहर ले लेंगे और इसको बाहर लेने के बाद मान अपने पढ़ने के लिए, वैसे ये सारे के सारे प्रोसेस इसी के अंदर होता है। बाहर ले लिया, बाहर लेने के बाद पहले इसके अंदर होता है विभाजन। विभाजन से दो कोशिका बनती, एक कोशिका टर्मिनल कोशिका, दूसरी कोशिका आधारीय कोशिका। अब इसके अंदर धीरे धीरे विभाजन होता है। विभाजन के बाद क्या बनता है? गोलाकार भ्रूण बनता है, उसके बाद हृदयाकार भ्रूण बनता है और उसके बाद परिपक्व भ्रूण बन जाएगा। और इसके अंदर ये कोशिका है, इसको बोला जाता है निलंबक। और जहां से मूल निकलेगी मूलांकुर, इसके अंदर ये द्विबीजपत्री है, इसीलिए इसके अंदर दो बीजपत्र पाए जाते हैं। जहां से तना निकलेगा वहां से उसको बोला जाता है प्रांकुर। ये जो निलंबक है ये क्या करता है? इस जो आपका भ्रूण बनेगा उस भ्रूण को भ्रूणपोष के अंदर धक्का देने का कार्य करता है ताकि उसके वहां से उसको पोषण प्राप्त हो। अब है एक बीजपत्री भ्रूण का विकास। एक बीजपत्री भ्रूण और द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास है सामान्यतः शुरुआत के अंदर समान होता है। तो एक बीजपत्री भ्रूण व द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास समान होता है, परंतु बनने वाले बीज में विभिन्नता पाई जाती है। एक बीजपत्री भ्रूण और द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास तो बराबर होता है, पर द्विबीजपत्री भ्रूण के बाद बीज बनता है वो अलग बनता है, एक बीजपत्री भ्रूण के बाद जो बीज बनता है वो अलग बनता है। उसके बाद और बीजी पादप होते हैं, उनके अंदर बीज किस प्रकार से होते हैं? तो उनके अंदर दो प्रकार के बीज होते हैं। पहला है अभ्रूणपोषी बीज या गैर एल्ब्यूमिन और दूसरा है भ्रूणपोषी बीज या एल्ब्यूमिन। ऐसे बीज जिसके अंदर भ्रूणपोष उपस्थित होता है, उस जिसके अंदर भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है उसको बोला जाता है अभ्रूणपोषी बीज। और इनके अंदर जो भ्रूणपोष होता है उसको बीज पत्र के अंदर एकत्रित कर लिया जाता है। उदाहरण है आपके द्विबीजपत्री पादप बीज जितने भी होते हैं वो होते हैं अभ्रूणपोषी बीज, उनके अंदर भ्रूणपोष नहीं पाया जाता। अपवाद क्या है? अरण। ये कैसा बीज है? एक बीजपत्री पादप है, एक बीजपत्री बीज है, जबकि ये कैसा है? अभ्रूणपोषी, यानी इसके अंदर भ्रूणपोष नहीं होता। दूसरे है भ्रूणपोषी या एल्ब्यूमिन। ऐसे बीज जिसके अंदर भ्रूणपोष उपस्थित हो उनको बोला जाता है भ्रूणपोषी या एल्ब्यूमिन। और इसके एग्जाम्पल क्या है? एक बीजपत्री। और अपवाद क्या है? आर्किड। द्विबीजपत्री होने के बाद भी इसके अंदर भ्रूणपोष शेष रहता है। उसके बाद फल अंडाशय से विकसित होकर क्या बनता है? फल बनता है। फल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला फल कौन सा है? सत्य फल। दूसरा फल कौन सा है? कूट फल, आभासी फल या असत्य फल। सत्य फल के अंदर निर्माण कहां से होता है? फल कहां से बनता है? अंडाशय से। और कूट फल के अंदर फल का निर्माण अंडाशय के अतिरिक्त किसी भाग से।
अंडाशय से अतिरिक्त किसी भाग से एग्जाम्पल क्या है आपके, सेब है, स्ट्रॉबेरी है, इनका निर्माण कहां से होता है, पुष्पासन से, ये अंडाशय से नहीं बनते। उसके बाद अनिषेक फलन, असंजनन और बहुपूर्णता। अगर किसी के अंदर बिना निषेचन के ही फल बन जाए उसको बोला जाता है अनिषेक फलन। और एग्जाम्पल है आपका केले के वृक्ष के अंदर बिना निषेचन के ही फल बनता। दूसरा है असंजन, अगर बिना निषेचन के ही बीज बन जाए तो उसको बोला जाता है असंजनन। और एग्जाम्पल क्या है, घास, जिसके अंदर बिना निषेचन ही बीज बन जाता है। तीसरा है बहुभ्रूण, अगर एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण उपस्थित है तो उसको बोला जाता है बहुभ्रूणता। एग्जाम्पल क्या है, नींबू, संतरा और तंबाकू, इनके अंदर एक बीज के अंदर बहुत सारे भ्रूण उपस्थित होते हैं। और बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी, एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक। और इसी के साथ ये पाठ आपका हुआ समाप्त। धन्यवाद। इनसे जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है मिलाइए।